यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि राष्ट्रवाद माने क्या। तो राष्ट्रवाद एक भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक भावना है। वो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या फिर सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में क्या करती है? तो एकता का वाहक बनती है। मतलब क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक भावना है। राष्ट्रवाद एक भावना है जो क्या करती है? तो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में क्या करती है? तो एकता का वाहक बनती है। क्या करती है? एकता का वाहक बनती है। मतलब सभी लोगों को एकजुट कर देती है किसी काम के प्रति, किसी नियम के प्रति, किसी यम के प्रति। ये एक ऐसी भावना होती है जो सबों को एक जोड़ देती है और एक समूह बन जाती है। तब फिर किसी भी कार्य को आसानी से वो लोग कर लेते हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ पर कुछ परिभाषा भी दिया हुआ है। ये परिभाषा क्या कहता है? राष्ट्रवाद आधुनिक युग की राजनीतिक चेतना का परिणाम है जो एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश को विकसित होती है। वो क्या होता है? सामाजिक परिवेश में विकसित होती है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। कहाँ से होती है यूरोप में राष्ट्रवाद की? तो फ्रांस से। ये बात याद रखें। यूरोप में जो राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, शुरुआत हुआ, वो कहाँ से? तो आंसर क्या होगा? फ्रांस। चलिए आगे। राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व। आखिर कौन कौन से ऐसे तत्व है जो राष्ट्रवाद के विकास के समय, लोगों को एकजुट करने के समय सहायक होते हैं? तो सर्वप्रथम क्या है? सर्वप्रथम है पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न परिस्थितियाँ हुई, वो परिस्थितियाँ के कारण भी राष्ट्रवाद को बल मिला। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श भी। तीसरा, नेपोलियन के सैन्य अभियान एवं प्रशासनिक व्यवस्था। चौथा, मध्य वर्ग का उदय एवं उदारवादी सोच। कहिएगा मध्य वर्ग क्या है? तो हम चर्चा करेंगे इसकी। तत्कालिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश। मेटरनिक की प्रतिज्ञावादी नीति। अब देखिए, कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति के लिए एक हद तक सहने योग्य होती है, उससे आगे अगर बढ़ जाए तो फिर वो क्या होता है? लोग विरोध करना शुरू होता है। तो राष्ट्रवाद भी एक ऐसी ही भावना है जब लोग क्या होते हैं, हम सामने वाले की स्थिति परिस्थिति और से वो सहना विरोध कर देता है किसी भी चीज़ को लेके कि ये गलत है, नहीं हम लोग एक साथ हैं। तो उस तरह की जो स्थिति उत्पन्न होती है और उसके बाद जो नियम में परिवर्तन होता है, तो इस साथ एक आदमी तो नहीं करता है, बहुत सारे पूरे के पूरे सिमो। कोई आंदोलन होता है तो क्या होता है? उसमें एक आदमी थोड़े होता है, हजारों, सैकड़ों, लाखों आदमी जुटते हैं तब जाके वो आंदोलन। तो राष्ट्रवाद भी कुछ इसी तरह से होता है जिसमें लाखों, हजारों आदमी को एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि राष्ट्रवादी चेतना का परिणाम। राष्ट्रवादी चेतना का परिणाम क्या? तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम कि क्रांति कैसा हुआ, कारण और परिणाम। तो आइए देखते हैं। जैसे 18 से 30 की जुलाई की क्रांति से कहते हैं, 18 से 30 जुलाई की क्रांति, है ना। तो ये जो क्रांति है, तो ये क्या है? एक राष्ट्रवादी चेतना हुआ। क्रांति हुआ तो एक आदमी तो नहीं किया, क्रांति हुआ तो इसका मतलब है कि हजारों, लाखों आदमी ने मिलकर किया। तो इतना आदमी जो एक साथ जुट गया, तो आखिर उसका कारण क्या था? तो पहला, नंबर वन था कि मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। नंबर 2, चार्ल्स का दमन एवं पालगनक निरंकुश शासन। कैसा शासन था? तो निरंकुश शासन था। फिर तीसरा कारण, उदारवादियों का अभिजात वर्गीय व्यवस्था का विरोध। ये जो अभिजात वर्गीय व्यवस्था था, उदारवादियों द्वारा इसका बार बार विरोध किया जा रहा था कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कारण है। चलिए इसका परिणाम क्या मिला? तो परिणाम, लुई फिलिप शासक बना और चार्ल्स एक्स को इंग्लैंड पलायन करना पड़ा। मतलब क्या? जो पहले के शासक थे चार्ल्स एक्स, उस चार्ल्स एक्स को क्या होना पड़ा? तो वहाँ से भागना पड़ा। भाग के वहाँ कहाँ चले गए? तो इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए? तो इंग्लैंड चले गए। और इसके बाद शासक कौन बना? तो इसके बाद जो शासक बना, लुई फिलिप शासक बना। कौन बना? लुई फिलिप शासक बना। ठीक है, लुई फिलिप शासक बना। ठीक है, अच्छा। और क्या हुआ? तो उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ। मतलब ऐसा संविधान,
राजतंत्र आया जिसमें क्या था, संविधान था। इससे पहले राजा ही संविधान था, राजा जो बोलते था वही नियम है। अभी क्या हो गया, अब एक संविधान हो गया, तो थोड़ी सी बदलाव तो हुआ। उसके बाद और क्या हुआ परिणाम, तो मेटरनिक व्यवस्था को चुनौती मिली, है ना, कि वो जो व्यवस्था था उस व्यवस्था को चुनौती मिली, उससे अच्छा हुआ, लोगों के लिए हितकर हुआ। राजशाही एवं चर्च के प्रभाव को क्या हुआ, चुनौती मिला कि नहीं, ये जो व्यवस्था चल रहा है ये व्यवस्था सही नहीं है, आम लोगों के बारे में हमें सोचना चाहिए। अगला, अब इसके बाद बात करते हैं 1848 की क्रांति। 1848 की क्रांति ये भी एक राष्ट्रवादी भावना है। तो इसमें कारण क्या था, तो लुई फिलिप की कमज़ोर एवं उदारवादी नीति। लुई फिलिप का जो नीति था वो तो पहली बात कमज़ोर था, दूसरी क्या था, तो वो क्या था, उदारवादी नीति था, है ना। तीसरा, उसके बाद कह रहा है कि असफल वैदेशिक नीति, मतलब विदेश के बाद जो बाहरी नीति था वो असफल था, और देश में क्या हो गया, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई। तो लोग कब तक बर्दाश्त करेगा, एक ऐसी स्थिति होती है। तो लोग ने विरोध करना शुरू किया, जिसका परिणाम हुआ क्या, तो एक क्रांति हुआ। अब देखिए इसकी परिणाम क्या मिला, तो परिणाम ये मिला कि पुरातन व्यवस्था का अंत एवं द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुआ। नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट बना। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसी क्रांति के बाद जो है ना, एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, शुरू हो गई, है ना। इसके बाद चीज़ें आगे धीरे धीरे बढ़ा है। चलिए और देखते हैं एक एक करके चीज़ों को। अच्छा, क्या इटली के एकीकरण, है ना, क्या बोले, इटली के एकीकरण। तो एकीकरण में बाधक तत्व कौन है। सबसे पहली बात यह आता है कि इटली के एकीकरण में किसने विरोध किया, हस्तक्षेप किया, है ना। तो इटली के एकीकरण में पहला तो विषम भौगोलिक परिस्थिति, मतलब भौगोलिक परिस्थिति ऐसा नहीं था कि आसानी से एकीकरण किया जाए, है ना। तो पहला कारण तो ये भौगोलिक परिस्थिति का मतलब क्या हुआ, भौगोलिक परिस्थिति का मतलब भूगोल की दृष्टि से ऐसी स्थिति नहीं थी, परिस्थिति नहीं थी, बहुत सारी कमियां थी। दूसरा, पड़ोसी देश का हस्तक्षेप, मतलब ऑस्ट्रिया फ्रांस जैसे देश जो थे वो नहीं चाहते थे कि इटली एकीकरण करे, है ना। वो लोग बार बार उसमें अड़चन डाल रहे थे, चाहे जैसे भी उसको संभव हुआ। उसके बाद पोप का प्रभाव था। ये पोप का प्रभाव जो है ना बहुत बड़ा उस समय था, जो कि नहीं चाह रहा था कि इटली में एकीकरण हो, क्योंकि वो अपना फायदा देखता था। फिर कह रहा है इटली के एकीकरण में फिर सहायक क्या हुआ, तो जितने बाधक थे उससे ज़्यादा सहायक थे, तब तो एकीकरण हुआ। तो चलिए देखते हैं। पहला कि राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। दूसरा, फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव, फ्रांस में जो घटना घट रही थी उसका भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक देश में अगर कुछ होता है तो उसका प्रभाव दूसरे देश पे भी आता है कि नहीं इसने ऐसा किया, हम भी ऐसे ही करेंगे। फिर तीसरा क्या, नेपोलियन का सैन्य अभियान, नेपोलियन लगातार सैन्य अभियान पर काम कर रहे थे, इसका भी प्रभाव पड़ा। मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी सोच, नागरिक के एवं अनागरिक का आंदोलन। मेटरनिक के जो ऐसी प्रतिक्रियावादी सोच था जो लोगों के लिए असहनीय होता था, तो इसके कारण लोग आंदोलन करते थे, इसके कारण भी एकीकरण का मार्ग निकला। मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबल्डी का अटूट योगदान, ऐसा बहुत सराहनीय योगदान है इटली के एकीकरण में। इन सब तत्वों की वजह से क्या हुआ, तो एकीकरण में सहायता मिली। चलिए अब देखते हैं एकीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए समझे बात को। अब कह रहा है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। तो सबसे पहला मेजनी का योगदान। यंग इटली 1831 में स्थापना की। उसके बाद यंग यूरोप 1834 में आता है। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा आपसे खट से कि यंग इटली की स्थापना किसने की, तो मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने की, तो मेजनी ने। और इस भी पूछ दे तो 1831 और 1834, मतलब बीच में कितने साल का गैप है, 3 साल का गैप है। 31, 34, 30 है, 3 का गैप है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर कह रहा है 1848 की क्रांति के बाद पुनः वापसी एवं जनवादी आंदोलन। देखिए मेजनी बड़े ही विश्वासी आदमी थे, उसकी कई बार पराजय हुआ, लेकिन पराजय के बाद भी वो हार नहीं मानने की एक अद्भुत उसमें क्षमता थी, जिसके कारण उसको कई बार उसको हार मिला, फिर से वो आके फिर से शुरुआत किया अपना, है ना। ऑस्ट्रिया एवं सर्डिया पिडमोंट के शासक एडवर्ड की पराजय के बाद पुनः पलायन, फिर से आया, उन्होंने लड़ा, फिर हार गया, तो फिर से उन्होंने क्या किया, पलायन हुआ। पलायन होने के बाद क्या हुआ, तो आगे मैदान में कौन कूद रहा है, तो आगे काउंट काबूर साहब आ रहे हैं, मैदान में कूद रहे हैं। तो फिर इसके बाद जो है क्या होता है, तो काउंट काबूर साहब आ जाते हैं। काउंट काबूर साहब जब आते हैं तो
चीज़ें आगे बढ़ती है। तो देखिए क्या होता है, काउंट काबूर साहब आते हैं, क्या करते हैं, तो काउंट काबूर साहब विक्टर इमानुअल को पहले प्रधानमंत्री बनाते हैं, है ना। फिर क्या होता है, विक्टर इमानुअल के द्वारा काउंट काबूर को क्या किया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया कि जाओ तुम, ये काम हो रहा है, इसको सही तरीके से करो। फिर 1853 और 54 में कीमिया युद्ध में फ्रांस का कूटनीति रूप से सहयोग, नीस एवं सेवाएं को नेपोलियन तृतीय को देने का वादा। फिर 1859-60 में लंबार्डी पर अधिकार, लेकिन फ्रांस के विरोध के कारण वेनेसिया ऑस्ट्रिया के ही कब्जे में। फिर क्या कर रहा है, ये क्या होता है, 1860-61 में परमा मेडोना टस्की पर अधिकार किया जाता है। ये सब कौन करता है, तो ये हमारे काउंट काबूर साहब करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये काउंट काबूर साहब के योगदान, इसके बाद गैरिबल्डी साहब इसमें कूदते हैं। गैरिबल्डी साहब देखिए क्या क्या करते हैं, तो गैरिबल्डी कहते हैं पेशे से, जो गैरिबल्डी क्या थे, नाविक थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, आप याद रखें कि गैरिबल्डी पेशे से क्या थे, तो नाविक थे। और क्या थे, तो मेजनी के विचारों का समर्थक। आगे चल के काबूर के प्रभाव में संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर भी बन गया गैरिबल्डी, लेकिन पहले क्या था, तो मेजनी के विचारों का समर्थक थे। सिसिली एवं और नेपल्स पर अधिकार किया, विक्टर इमानुअल द्वितीय को प्रतिनिधि शासक बना। 1862 में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, तभी इनकी मुलाकात किससे हो गई, तो काबूर से हो गई, जिसके बाद इन्होंने इस योजना का क्या किया, परित्याग कर दिया, ठीक है। अब बात आती है कि इटली के दक्षिण क्षेत्र का शासक बनने का इसे प्रस्ताव भी मिला। देखिए ये इस तरह के व्यक्ति थे जिन्हें बोला कि आप यहाँ का शासक बन जाइए, आप अपने हिसाब से इस देश को चलाइए, इस क्षेत्र को चलाइए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, तो इस चीज़ को इनकार कर दिया और जीवन प्रयत्न अपना किसान की तरह जीवन व्यतीत किया। जो भी संपत्ति उसके पास था वो क्या किया, तो देश को समर्पित कर दिया। अब आगे देखते हैं एकीकरण के अंतिम चरण, अंतिम रूप में एकीकरण, ये तीनों तो हम समझ लिए, गैरिबल्डी, मेजनी और काबूर इस तरह से योगदान दिए। फिर कह रहा है अंतिम चरण कैसे हुआ, सफल कैसे हुआ, अभी तक तो पूरा नहीं हुआ है, काम चल ही रहा है, तो सफल कैसे हुआ। तो 1862 में काबूर की मृत्यु के बाद रोम और वेनिसिया पर विक्टर इमानुअल ने स्वयं अधिकार किया, है ना। विक्टर इमानुअल स्वयं अधिकार किया और 1870-71 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध से उपजी अनुकूल परिस्थिति के कारण पोप और वेटिकन सिटी के राजमहल पर सिमट गया। संपूर्ण रोम इटली का अधिकार हो गया। संपूर्ण रोम पर किसका अधिकार हो गया, तो इटली का अधिकार हो गया। इस तरह इटली का एकीकरण संपूर्ण हुआ, है ना। अब बात आता है इटली के एकीकरण के बाद कि जर्मनी का एकीकरण कैसे कैसे है। तो चलिए सबसे पहले हम देखें कि जर्मनी के एकीकरण में बाधा क्या क्या था। तो जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे पहला बाधक था, भौगोलिक रूप से लगभग 300 इकाई में छोटे छोटे राज्यों में टुकड़ों में बटा होना। अब 300 छोटे छोटे राज्यों को एक साथ जोड़ना, सोच सकते हैं कितनी विषम परिस्थिति है, विषम काम है, मुश्किल काम है। दूसरा जो इसका मुख्य था कि जर्मनी, उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्टेंट एवं जर्मनी, दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बाहुल्य था। क्या था, उत्तरी जर्मनी में क्या था, तो दूसरे तरह के लोग रहते थे, और जबकि दक्षिणी जर्मनी में क्या होते थे, कैथोलिक बाहुल्य वाले, वो भी दूसरे तरह के, मतलब भिन्न भिन्न लोगों को अब एक साथ जोड़ना है, एक तरह से लाना है, तो ये तो मुश्किल काम हो ही जाता है। एक समाज में थोड़ी सी दो व्यक्ति के बीच कोई अनबन है तो वहाँ समझौता करवाने में तो माथा खराब रहता है, यहाँ पर तो पूरा सिस्टम ही अलग है। तो चलिए अब तीसरा कारण क्या था, तीसरा कारण राष्ट्रवाद के प्रारंभिक भावना का अभाव। ये भी था कि वहाँ पर राष्ट्रवाद की प्रारंभिक भावना थोड़ी सी कम थी। इटली वाला में तो ये भी देखा गया कि वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर भावना प्रबल है, लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो भावना भी थोड़ी सी कम है। फिर भी एकीकरण हुआ, कैसे हुआ आइए देखते हैं। अब सहायक तत्व क्या क्या है, तो ये देख लेते हैं। देखिए सहायक तत्व में सबसे पहला है कि नेपोलियन के सैन्य अभिमान एवं राइन राज्य संघ की स्थापना, ये बहुत बड़ा कारक है। दूसरा बुद्धिजीवी यथा जैसे हिंगेल, काउंट हमबोल्ट आदि जैसे राष्ट्रवादी विचारक जो थे ना, ये बहुत सहायता पहुंचाए एकीकरण में। किसके एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में। अगला है कि शिक्षक छात्र संगठन, भूषण सेप्ट मेटरनिक का दमनकारी कानून, कार्ल मार्क्स एवं व्यापारियों की संस्था जाल्बेरियन का योगदान, बहुत बड़ा योगदान था इन सबों का। फिर उसके बाद है कि लास्ट चौथा जो योगदान है, विलियम एवं बिस्मार्क का आविर्भाव। ये
बहुत बड़ा योगदान है। बिस्मार्क आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कारक सिद्ध हुआ जर्मनी के एकीकरण में। बिस्मार्क नहीं होता तो शायद अन्य परिस्थिति होता, अन्य स्थिति होता। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बिस्मार्क साहब ने जर्मनी के एकीकरण की, कैसे कैसे क्या हुआ। तो जर्मन डाइट में पर्सा के प्रतिनिधि एवं निरंकुश राजतंत्र का समर्थक बिस्मार्क एवं जर्मनी के एकीकरण। चलिए आगे देखते हैं। सैन्य शक्ति के महत्व को समझते हुए बिस्मार्क साहब ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया। देखिए ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क। किसने किया? बिस्मार्क। किसने किया? बिस्मार्क। याद रखे, भूलने वाली बातें नहीं हैं। अगला, 1864 में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को क्या किया? तो पराजित किया। आगे और क्या क्या किया इन्होंने, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। स्लेस्विक पर जर्मन अधिकार एवं जर्मन बाहुल्य हेल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व बना, यह उसकी कूटनीतिक चाल रही। हेल्स्टीन और जर्मनी आबादी में भड़काकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का माहौल का निर्माण किया। यह सब काम बिस्मार्क साहब ने किया है। 1866 के सोडवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया के पराजय तथा पर्सा के ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व समाप्त हो गया। दक्षिण जर्मन राज्यों में हस्तक्षेप एवं स्पेन राजगद्दी पर सवाल पर फ्रांस से युद्ध का माहौल का निर्माण हुआ। देखिए ये सब कारण जो है ना, एक एक स्थिति बनाना पड़ता है, कूटनीतिज्ञ तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि जब देश पर शासन होता है तो ऐसे नहीं हो जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, तो कूटनीतिज्ञ तरीके से काम करना पड़ता है। चलिए कभी इनको इनके विरुद्ध में खड़ा करना पड़ता है ताकि मेरा काम निकल सके। तो यही सब चीज़ें यहाँ हो रहा है। फिर अगला पॉइंट है कि कह रहा है कि नेपोलियन तृतीय द्वारा 19 जून 1870 को पर्सा पर आक्रमण, लेकिन सोडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय। अब ये जो आक्रमण हुआ तो यहाँ पर तो ठीक है, पर्सा पर आक्रमण हुआ और और क्या हुआ इधर, तो फ्रांस की पराजय हुई है ना यहाँ पर। अब कह रहा है 18 मई 1871 को फ्रांस के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि की। बाद में जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूर्ण हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? तो 18 मई 1871 को। अब कुछ कुछ पॉइंट है इस चैप्टर की जो कि छोटी छोटी पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी पॉइंट नहीं है, छोटी छोटी पॉइंट है। तो देखिए क्या है, जैसे यूनान वाला बातें हैं, कहाँ राष्ट्रीय आंदोलन कैसे, तो तुर्की प्रभुत्व है ना, और राष्ट्रवादी भावना के उदय एवं इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस के सहयोग से 1832 में यूनान भी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ है ना। एंड्रियानोजेन की संधि कब हुई? तो 1829 में, ये बात आप याद रखें। अगला पॉइंट है हंगरी। हंगरी में कैसे राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ? तो ऑस्ट्रिया के प्रभाव के विरुद्ध कौसुथ एवं क्रॉसिस डिक नामक क्रांतिकारियों द्वारा लोकतांत्रिक आंदोलन 1846 को 1846 को ऑस्ट्रिया की सरकार द्वारा हंगरी में स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार हुआ। और इसके बाद क्या हुआ था? प्रतिनिधि सभा राजघाट बुडापेस्ट में प्रति वर्ष सम्मेलन को मान्यता एवं हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता को महत्व दिया गया है ना। सब बातें बहुत इस कारण से क्या हुआ, तो हंगरी क्या बना, तो हंगरी अपना राष्ट्रीय आंदोलन हुआ और वहाँ चीज़ें अनुकूल हुई। फिर पोलैंड में क्या हुआ था? पोलैंड में राष्ट्रवादी आंदोलन को रूस द्वारा दमन कर दिया गया। ऐसा हुआ, पोलैंड में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था तो उसको रूस द्वारा क्या कर दिया, तो दमन कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया है ना। और बोहेमिया में क्या हुआ? तो बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन को ऑस्ट्रिया के द्वारा दमन कर दिया गया। अब ये बोहेमिया में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, इसको क्या किया था? ऑस्ट्रिया ने ख़त्म कर दिया। तो ये चैप्टर यही समाप्त होती है। और इसमें जो मुख्य बातें हैं यही सब है कि आपका जो है ऑस्ट्रिया का जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, गैरिबल्डी का कार्य, मेजनी का कार्य, एकीकरण के सहायक तत्व और एकीकरण में कौन विरोध में था, ये सारे बातें आपको याद रखनी पड़ेगी है ना। काउंट काबूर का योगदान क्या है, मेजनी का योगदान क्या है, ये सारे बात सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रवाद क्या है, इस बात को समझा है। तो उम्मीद करते हैं आप सबों को समझ में आएगा। कोई तत्व ऐसा है जो समझ में ना आए तो कमेंट में लिखिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।